गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर वेलकम है आपका पारस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको बता दिया था एल्केन के बारे में, एल्केन के बारे में और एल्काइन के बारे में, और बता दिया था किसके अंदर कितना बॉन्ड एंगल होता है, बंध कोण कितना होता है, बंध लंबाई कितनी होती है, संकरण कौन सा होता है। ये बात हम लोगों ने बात कर ली थी बच्चों। हम लोग फिर एल्केन हम लोगों ने शुरू किया था अलग से, और एल्केन के अंदर मैंने आपको आइसोप्रोपेनॉल के बारे में हमारी बात हो गई थी। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, आगे हम लोग उसके अंदर बात कर रहे हैं एल के अंदर। तो अगली जो चीज आती है बच्चों, वो आती है स्थायित्व की। स्थायित्व की बात कर रहा हूं बच्चों। मैं बात कर रहा हूं आपसे स्टेबिलिटी। टॉपिक चल रहा है हमारा एल्केन बच्चों। एल्केन पढ़ रहे हैं हम लोग, और एल्केन के अंदर हम लोग स्टेबिलिटी की बात करेंगे, कौन से एल्केन सबसे ज्यादा स्टेबल। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बच्चों आपको याद रखना है, एक फॉर्मूला याद रखना है आपको। अधिक शाखित उसके बाद कम शाखित, और उसके बाद होता है बच्चों अशाखित। जितनी ज्यादा ब्रांचेज होंगी उतना ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट तो याद रखना है आपको। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है इसके अंदर कि स्थायित्व जितना अधिक होता है उसकी संभवन ऊष्मा, संभवन इस ऊष्मा को बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्म मतलब बनाना, तो बनाने के लिए ऊष्मा होती है बच्चों, उसको हम लोग संभवन ऊष्मा कहते हैं। इसी तरीके से बच्चों यहां हम लोग बात करें, जितनी ज्यादा संभवन ऊष्मा होती है उसकी दहन क्षमता उतनी ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, ईंधन क्षमता इसको बोलते हैं हम लोग। ईंधन क्षमता उसकी उतनी ज्यादा होती है, और जितनी ज्यादा उसकी ईंधन क्षमता होती है उतनी ही कम उसकी दहन ऊष्मा होती है। ये एक फॉर्मूला आप लोग याद कर लेंगे। ये दो बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बच्चों आपको याद रखनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे कह दिया जाए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कह दिया जाए जिसका ऑप्शन ए है, एन हेक्सेन। ऑप्शन बी कह दिया जाए आइसोहेक्सेन। ऑप्शन सी कह दिया जाए 2,3 डाइमेथिल 2,3 डाइमेथिल पेंटेन, और डी कह दिया जाए बच्चों आपका ऑल। और क्वेश्चन कह दिया जाए कि बताइए इनमें से कौन सा यौगिक सबसे ज्यादा स्थायी होगा। तो अगर हम लोग बात करें स्थायित्व की, तो आपको नजर आ रहा है यहां पर कितनी शाखाएं हैं, 2 शाखाएं हैं। आइसो में 2 कॉर्नर पे CH3 होंगे, मतलब 1 शाखा मिलेगी आपको। आइसोपेंटेन बोल सकते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, और इसकी बात करें हम लोग, तो इसकी बात करें, इसको पेंटेन को जो ब्यूटेन कहेंगे, सबके अंदर कार्बन इक्वल हो जाएंगे। तो बच्चों इसकी बात करें एन हेक्सेन या आइसोपेंटेन या 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन की बात करें, तो इसमें 1 शाखा होगी, जबकि इसमें कौन सी होगी बच्चों, इसमें आपकी 2 शाखाएं मौजूद होंगी। तो यूं कह सकते हैं बच्चों, जब ज्यादा शाखाएं, जितनी ज्यादा शाखाएं होंगी, ब्रांचेज जितनी ज्यादा होती है, यूं कह सकते हैं बच्चों वो उतना ज्यादा स्थायी होता है। तो सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा हो जाएगा, सी वाला। अगर मान लीजिए हम लोग बात करें बच्चों, तो इसके अंदर संभावना ऊष्मा भी किसकी हो जाएगी, सी वाले की हो जाएगी। अगर हम कहें कि जलाने पर ईंधन सबसे ज्यादा कौन देगा, तो भी सी वाला देगा। लेकिन कहें दहन के ऊपर ऊष्मा कितनी मिलेगी, सबसे कम इसमें मिलेगी सी वाले के अंदर। तो कहने का मतलब यह बच्चों कि आपसे एग्जाम में
पूछा जा सकता है स्टेबिलिटी का क्वेश्चन। और स्टेबिलिटी या स्थायित्व की बात जब भी करें, यह संभवन ऊष्मा हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात करें, एक मोल बनाने पर जितनी ऊष्मा मुक्त होती है उसकी बात करें, तो संभवन ऊष्मा की बात करें तो यूं कह सकते हैं, चाहे स्टेबिलिटी की बात करें चाहे संभवन ऊष्मा, संभवन वर्ड देगा आपको लिखा हुआ ना, किसी भी एक मोल को बनाने के लिए ऊष्मा। ठीक है बच्चों, तो ये स्थायित्व होगी, संभवन ऊष्मा होगी। ईंधन क्षमता मतलब आप लोगों को कितना फ्यूल हो जाता है, कितना काम करेगा, कितने से जो है आपको ईंधन मिलेगा, और उसको जलाने के लिए जितनी ऊष्मा मिलती है उसको दहन की ऊष्मा बोलते हैं बच्चों। तो यूं कह सकते हैं हम लोग, ये सारी चीजें बात करते हैं हम लोग एल्केन के अंदर। तो आप ये इस वाले टॉपिक से सारी चीज शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये था एल्केन के अंदर जो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद में हम लोग जाते, अगला टॉपिक जो एल्केन में पढ़ते हैं बच्चों, वो है हमारे पास में मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां। तो लिखेंगे हेडिंग एल्केन बनाने की विधियां, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आएगा प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन। नेक्स्ट हमारे पास में आ गया बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हो गया हमारे पास में प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन। एल्केन बनाने की विधियां। और एल्केन बनाने की विधि की बात करें, कौन कौन की इसी विधि से एल्केन बना सकते हैं, आपको सबको मालूम है, फटाफट से करवा के दो, रिएक्शन करवाओ फटाफट से। सबसे पहला हो गया सोडा लाइम से। जानते हैं सोडा लाइम क्या होता है, बताओ। आप कहेंगे सर सोडा लाइम कुछ नहीं होता है। अगर हम लोग बात करें किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करा देते हैं हम लोग, किससे बच्चों, सोडा लाइम से करा देते हैं। और सोडा लाइम क्या होता है बच्चों, NaOH प्लस CaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है। अनुपात होता है 3:1। मैंने क्या बताया था, CO2 निकल जाती है, बन जाता है आपका CH4। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर आपके जितने भी कार्बन होंगे, कार्बन की संख्या अगर n होगी तो इसके अंदर कार्बन जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे n-1, केवल एक कार्बन कम हो जाएगा। अगर इधर 5 कार्बन होंगे तो उधर 4 हो जाएंगे, और अगर इधर 4 होंगे तो उधर, अगर इधर 5 होंगे तो उधर 4 रह जाएंगे, अगर 6 होंगे तो उधर 5 रह जाएंगे। एक कार्बन आपको कम करना है। इसी तरीके से सेकेंड बात करें तो मैंने आपको बताया था कोल्बे विद्युत अपघटन, उससे भी बना सकते हैं। कोल्बे विद्युत अपघटन, इससे भी एल्केन बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल, आपको मालूम है बच्चों कोल्बे विद्युत अपघटन में क्या होता है। मैंने बताया था कोल्बे विद्युत अपघटन के अंदर मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया था बच्चों, यहाँ आ गया आपका विद्युत धारा। कोल्बे विद्युत अपघटन में मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ पर से CO2 निकालने के बाद जितने कार्बन उसका जस्ट डबल कर देते हैं। मतलब यूँ कह सकते हैं 3 कार्बन है तो 6 कार्बन हो जाएंगे, मतलब ये बन जाएगा आपका N-हेक्सेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, N-हेक्सेन बन जाएगा। इसको शॉर्ट में ऐसे याद कर सकते हैं कि हमारे पास में कार्बन की संख्या यदि N है तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा आपका 2N, उसमें से एक कम कर देना। ठीक है बच्चों, क्या बनेगा, एक कम कर देंगे। यहां पर आपको ध्यान रखेंगे कि जितने भी कार्बन होंगे उसका 1 करेंगे, इसमें से एक माइनस करके उसके बाद में क्या कर देंगे बच्चों, उसका डबल कर देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, पहले N-1 करेंगे और फिर जो रिमेनिंग आएगा उसका ट्वाइस बन जाएगा, डबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि N-1 करने के बाद में जितने कार्बन बचते हैं उसका क्या करना है, आपको डबल करना है, उसका दुगना, N-1 का दुगना। ये लीजिए, तो जितने कार्बन हो, यहाँ 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन, 4 में से 1 घटा देंगे 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा आपका। तो दुगने जितने कार्बन हो उसमें से एक कम करके और उसका डबल कर देंगे तो हमारे पास में क्या बन जाएगा बच्चों, हमारे पास एल्केन बन जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तीसरा मेथड, तो इसके अंदर आपको याद होगा वुड्स अभिक्रिया।
और वुड्स अभिक्रिया के बारे में पूरी डिटेल से मैंने बात की। इसमें वुड्स अभिक्रिया आ जाएगी, वुड्स फिटिंग आ जाएगी, फिटिंग रिएक्शन आ जाएगी, और वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे इन सबसे हम लोग एल्केन बना सकते हैं बच्चों। इसके बाद में फिर हम लोग अगर आगे चलते हैं बच्चों तो 4th नंबर पे हम लोग ले सकते हैं इसके अंदर, वो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की एक रिएक्शन मैंने आपको कराई थी, अगर आपको याद हो हमारे पुराने जो लेक्चर्स हैं जीओसी के, उसमें मैंने कराया था आपको कि जब भी हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन करा देते हैं ऐसे कार्बन से जिनमें सक्रिय हाइड्रोजन पाया जाता, तो यूं कह सकते हैं सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक, जिसके अंदर मैंने वाटर का एग्जाम्पल दिया था, फिनॉल का एग्जाम्पल दिया था, अमोनिया का एग्जाम्पल दिया था, जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन होता है। तो जब भी रिएक्शन कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के पास में जितने भी कार्बन होंगे उसमें एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, मतलब हमारे पास में RH बन जाता है। तो जब भी हम लोग बच्चों रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की ऐसे यौगिक के साथ जिसमें सक्रिय हाइड्रोजन पाया जाता है, एल्केन का निर्माण होता है। इसके अलावा एक रिएक्शन और कराई थी मैंने आपको, बाय नेम कराई थी, उसको बोलते हैं कोरेहाउस अभिक्रिया। कोरेहाउस अभिक्रिया, और ये कोरेहाउस अभिक्रिया में भी बच्चों हम लोगों ने क्या बनाया था, कोरेहाउस अभिक्रिया में भी हम लोगों ने एल्केन बनाया था। क्या बनाया था बच्चों, एल्केन बनाया था। तो सोडा लाइम की अभिक्रिया आपको मतलब मालूम है, कोलवे विद्युत अपघटन आपको मालूम है, वुड्स अभिक्रिया आपको मालूम है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपको मालूम है, और कोरेहाउस अभिक्रिया आपको मालूम है, इससे बनाया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एल्केन और कैसे बनाया जा सकता है, ये मेथड आपको लिखा रखें, आप मेरी तरह शॉर्टकट में मत लिखिए इसको, अभी लिख लो, लेकिन आप जब टाइम मिले, जब आप प्रैक्टिस करें तो बकायदा एक 2 रिएक्शंस के एग्जांपल के तौर पे लिखेंगे, और आपको आती है, मैंने करा रखी, आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है बच्चों, हम लोग बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं एल्केन की। तो अगला हमारे पास में इसमें आता है, मिटा रहा हूं बच्चों में, अगली जो विधि हमारे पास में आती है वो है अपचयन द्वारा, बाय रिडक्शन। और अपचयन द्वारा की बात करें बच्चों हम लोग, अपचयन की बात करें, हम लोग बात करें बच्चों आपसे अपचयन द्वारा। तो अपचयन द्वारा बात करें बच्चों तो देखो बच्चों, पहला तो हम लोगों ने बताया था कि अगर हम लोग एल्काइन का अपचयन कराते हैं रेने निकिल और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो हमारे पास में एल्केन का निर्माण होता है। ये 2 स्टेप में चलाई थी। इस अभिक्रिया का नाम मैंने बताया था साबाते-सैंडरसन अभिक्रिया। साबाते-सैंडरसन अभिक्रिया बिल्कुल सिंपल बताया था। अपचयन का मतलब आपको बताया था रिएक्शन विद हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन लेंगे, 2 इधर चिपका देंगे, 2 इधर चिपका देंगे, रिडक्शन आपका हो जाएगा। ये 2 बार में चलती है रिएक्शन। तो साबाते-सैंडरसन रिएक्शन आपको बताना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा सेकेंड रिडक्शन की बात करें बच्चों, तो चाहे आपके पास में एल्कोहल हो, चाहे आपके पास में एल्डिहाइड हो, चाहे आपके पास में कीटोन हो, या आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इन सब का अगर हम लोग अपचयन कराते हैं, इन सब का अगर हम लोग अपचयन कराते हैं P+HI के साथ में, P+HI के साथ में, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, P+HI के साथ में, तो आपको मालूम है बच्चों जितने कार्बन होंगे एल्कोहल में उतने कार्बन वाला एल्केन बनेगा। कीटोन एल्डिहाइड में जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन वाला एल्केन बनेगा। कीटोन भी जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन वाला एल्केन बनेगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने कार्बन होंगे उतने कार्बन वाला आपके पास में एल्केन बन जाएगा। बोलो समझ में आ गया? यहाँ पर आपके पास में एक R था तो एक R बन गया, यहाँ एक R एक कार्बन था तो ये कार्बन अलग, ये तो CH3 बन गया इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब इसका लाइव एग्जांपल देखना चाहते हो तो यूं कह सकते हैं इसको। मान लीजिए एल्कोहल में आपके पास में है C2H5
OH, मान लीजिए एल्डिहाइड में आपके पास में है CH3CHO, मान लीजिए कीटोन में है आपके पास में CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में है CH3COOH। और अगर इन सब की रिएक्शन आप करा देते हैं P+HI के साथ में, तो यहाँ कितने कार्बन है? 2, तो 2 कार्बन वाला आपका पास में एल्केन बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3। यहाँ कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो यहाँ भी यही बन जाएगा। यहाँ कितने कार्बन है? 1 2 3, तो यहाँ बन जाएगा आपका CH3 और यहाँ कितने कार्बन है? 1 और 1 2 कार्बन है, तो यहाँ से भी आपका वही 2 कार्बन वाला एल्केन बन जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, जब भी हम लोग एल्कोहल का, एल्डिहाइड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का या कीटोन का अपचयन कराते हैं P+HI के साथ में, तो हमारे पास में उतने ही कार्बन वाला एल्केन बनता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि वुड्स अभिक्रिया में कार्बन की संख्या डबल हो जाती है, आपको ये याद होना चाहिए। उसके बाद बच्चों इसके अंदर अपचयन की बात करें तो अपचयन के अंदर हमारे पास में एक बात और है कि अपचयन जरूरी नहीं इससे ही करा सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास में अपचयन की ही बात करें हम लोग, अगर हम लोग अपचयन की ही बात करें बच्चों, तो हमारे पास में अपचयन के अंदर क्लीमेंशन भी है। क्लीमेंशन अपचयन भी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा मैंने आपको वोल्फ किश्नर अपचयन भी बताया था। वोल्फ किश्नर अपचयन, तो ये सारे अपचयन की बात करें बच्चों, तो अगर इनसे अपचयन कराते हैं तो ये दोनों आपको मालूम है, इन दोनों का क्या काम था? ये C डबल बॉन्ड O जहां भी आता है ये इसको CH2 में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन में काम आता है। और मैंने ये भी बता दिया था कि वोल्फ किश्नर अपचयन जो होता है बच्चों, वो क्लीमेंशन अपचयन से अधिक श्रेष्ठ होता है। तो एल्केन बनाने की विधि में शुरू का जो पहला और दूसरा मेथड है उसको विकार्बोक्सिलीकरण कह सकते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन कह सकते हैं, कि उसमें से CO2 निकल रहा है, विकार्बोक्सिलीकरण हो रहा है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने आगे बताया मैंने आपको, तो वुड्स अभिक्रिया में कार्बन डबल कर सकते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में वो रिएक्शन होती है। उसके बाद फिर अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की बात करें, उतने कार्बन वाला आपको एल्केन बनाना सक्रिय हाइड्रोजन के साथ, और सक्रिय हाइड्रोजन की संख्या ज्ञात करने के लिए एक मेथड आपको बताया था जिसका नाम था जेरेविटिनॉफ विधि, जेरेविटिनॉफ मेथड। उसके बाद साबात्य सैंडरसन अपचयन आप जानते हैं। इसके अलावा साबात्य सैंडरसन के अलावा P+HI और वोल्फ किश्नर क्लीमेंशन अपचयन आप जानते हैं। तो बच्चों ये सारे जो मेथड आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे मेथड हैं एल्केन बनाने के। ठीक है, बात समझ में आ गई। एल्केनों के भौतिक गुणों की बात करें तो भौतिक गुण मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बिल्कुल सिंपल सा था। फिजिकल प्रॉपर्टी जो मैंने पढ़ाई थी एल्केनों की, वहां से इसको कॉपी कर लेंगे। मैंने आपको बताया था एल्केनों के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी में कि कार्बन 1 से 4 तक क्या होता है, 5 से 18 तक क्या होता है, 18 के बाद क्या होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट किस तरीके से मेंटेन करते हैं बताया था, मेल्टिंग पॉइंट कैसे मेंटेन करते हैं बताया था, वो सारी चीजें हो चुकी है हमारे पास में। एल्केन बनाने की विधि के बाद में अगला आता है एल्केन रिएक्शन कौन कौन से शो होता है करता है। तो नेक्स्ट लिखेंगे एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हेडिंग लिखेंगे एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन। देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करें हम लोग इसके अंदर मुख्य रूप से एल्केन की बात करें तो एल्केन मुख्य रूप से 2 प्रकार की अभिक्रियाएं दर्शाता है मेनली। एक तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाता है और दूसरा उत्प्रेरक की अभिक्रियाएं दर्शाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में पहले हम लोग लेते हैं हेलोजनीकरण, और हेलोजनीकरण की बात करें बच्चों हम लोग तो जब भी एल्केन की रिएक्शन कराते हैं तो एक HCl निकल जाता है हमारे पास में और CH3Cl का निर्माण हो जाता है। करना कुछ नहीं, हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस करना है। लेकिन खास बात यह एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये पूछा जाता है कि जब हम लोग हेलोजनीकरण कराते हैं तो वो अभिक्रिया किस विधि से होती है। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पूछा जाता है मुक्त मूलक विधि से होती है, साहब ये ध्यान रखना है। एल्केनों की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो मुक्त मूलक विधि से होती हैं, एक बात तो ये ध्यान रखनी है आपको। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है जेट के अंदर कि उनका क्रम क्या होता है, रिएक्शन का क्रम क्या होता है। तो इसमें होता है पहला प्रारंभन, फिर संचरण और फिर होता है समापन। बात समझ में आ गई? इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक लाइन लिख लो जो मैं नीचे लिख रहा हूं, जब तक अजान भी हो जाएगी।
ये लीजिए बच्चों, मतलब अगर यही रिएक्शन ब्रोमीन से कराओगे तो ज्यादा फास्ट होगी। प्रकाश को प्रकाश लिख देते हैं, कई बार वो एच न्यू लिखता है, इसका एच न्यू, इसका मतलब भी प्रकाश होता है। लिख लीजिए इसको, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलें आगे। देखिए बच्चों, अगर हम लोग बात करें नाइट्रीकरण की, नाइट्रेशन की बात करें, तो नाइट्रेशन में आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि जितने कार्बन हो उतने कार्बन पर अब क्रम वाइज NO2 जोड़ते चले जाएं। यहाँ 3 कार्बन है तो पहले इस पे NO2 जोड़ा, फिर इस पे NO2 जोड़ा, फिर इस पे। जब 1 नाइट्रोप्रोपेन बनेगा हमारे पास में तो ये 40% बनता है बच्चों। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें 2 नाइट्रोप्रोपेन तो 25% बनता है। इस तरीके से बात करें हम नाइट्रोमेथेन की बात करें तो 25% बनता है, और फिर बात करें हम लोग नाइट्रोमेथेन की तो बनता है 10%। तो कहने का मतलब ये बच्चों, जितने कार्बन है, पहले तो 3 कार्बन वाले 2 पॉसिबल है तो दोनों बना दिए मैंने, उसके बाद 2 कार्बन वाला पॉसिबल है, फिर 1 कार्बन वाला पॉसिबल है। तो इसमें जो नाइट्रेशन कराते हैं बच्चों, इसमें जो नाइट्रेशन कराते हैं तो नाइट्रेशन में आपको जो बात ध्यान रखनी है, तो जितने कार्बन वाले हैं, जितने कार्बन वाले, 1 कार्बन वाला भी बन सकता है, 2 कार्बन वाला बन सकता है, और 3 कार्बन वाले 2 बन सकते हैं। तो जितने पॉसिबल आइसोमर कह सकते हैं, जितने पॉसिबल कार्बन के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं वो बनाना चाहिए इसके अंदर। ये कहलाता है आपका नाइट्रीकरण। नाइट्रेशन की रिएक्शन हुई कैसे? एक्चुअल में जो रिएक्शन होती है वो ऐसे होती है, OH और NO2 को हम लोग HNO3 बोलते हैं, तो यहाँ से ये H2 बाहर निकल जाता है बच्चों, ठीक है। H2 बाहर निकल जाता तो इस तरीके से NO2 हमारे पास में जुड़ जाते हैं। इसके बाद में अगली जो रिएक्शन में बात कर रहा हूं बच्चों, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग बात करें अगली रिएक्शन की, तो इसके अंदर अगली जो रिएक्शन है बच्चों, उसका आता है समावयवीकरण। अगर बच्चों हम लोग समावयवीकरण की बात करें, तो समावयवीकरण के अंदर इसी को हम लोग पुनर्विन्यास भी बोलते हैं। एक ही बात होती है पुनर्विन्यास। मैंने आपको पहले रिएक्शन का टाइप बताया था। पुनर्विन्यास मतलब किसी को कहीं से उठा के कहीं एडजस्ट कर देना। तो देखो बच्चों, अगर समावयवीकरण की बात करें, तो अगर हम लोग बात करते हैं एन ब्यूटेन की, अगर हम लोग एन ब्यूटेन की रिएक्शन कराएं निर्जल AlCl3 साथ में HCl के साथ में, तो एन ब्यूटेन को बदला जा सकता है आइसोब्यूटेन के अंदर। किस में बदला जा सकता है बच्चों? इसको बदला जा सकता है आइसोब्यूटेन के अंदर, ठीक है बच्चों। समावयवीकरण तो ये थोड़ा सा हमारे पास में एल्केन बचा है और इधर से इंडिकेशन आ चुका है। तो अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे इसकी बच्चे कुछ रिएक्शंस के बारे में। बच्चे कुछ रिएक्शंस के बारे में बात करने के बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे इसके अंदर आगे इसके एल्कीन के बारे में और फिर एल्काइन के बारे में, ठीक है बच्चों।
तो जुड़ते रहिए, जोड़ते रहिए पारस क्लासेस के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।